सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो है और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन से, उपभोग फलन से। और उपभोग फलन क्या होता है? तो व्यक्तिगत आय और उसका उपभोग के बीच का संबंध को बताता है। और कौन सी आय? तो प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय क्या होता है बच्चों? जब व्यक्तिगत आय में सारे कर देने के बाद जो बचता है उसको डिस्पोजल इनकम या प्रयोज्य आय कहा जाता है। देखिए बच्चों, कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्तिगत इनकम होता है, सारा टैक्स देने के बाद वो अपने डिस्पोजल इनकम का कंजप्शन पर जितना खर्च करता है उसी को कंजप्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि यदि प्रयोज्य आय बढ़ती है, अगर प्रयोज्य आय आपका बढ़ेगा यानी कर देने के बाद, टैक्स देने के बाद अगर आपकी डिस्पोजल इनकम बढ़ती है तो गृहस्थ उपभोग भी बढ़ेगा। यानी जो आप गृह के लिए जो खर्च करना चाहते हैं वो आपका जो खर्च क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन प्रयोज्य आय में अगर उपभोग व्यय में कितना परिवर्तन होगा या उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। आप कितना परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो आपकी जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करेगा। इस डायग्राम को देखिए बच्चों, ये क्या लाइन है? ये जो दिख रहा है सी, ये क्या है? कंजप्शन लाइन है। कभी भी कंजप्शन शून्य नहीं हो सकता है, जीरो यानी मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर उसका आय शून्य है फिर भी कंजप्शन शून्य नहीं हो सकता है, जैसा कि किन्स ने कहा है। बोला कि यदि आय शून्य है तब भी उपभोग क्या होगा? शून्य नहीं होता है। इसीलिए कंजप्शन रेखा कभी भी जो है मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा। ठीक है। कंजप्शन रेखा जो है मूल बिंदु से ऊपर से जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो सी बार दिखा रहा है, ये सी बार क्या है? स्वतंत्र उपभोग है। अगर किसी भी उपभोक्ता का या नेशनल इनकम जो है अगर शून्य की स्थिति में है फिर भी सरकार क्या करेगी? खर्च करेगी। ये खर्च कहाँ से कर रहा है? तो पिछली बचत होती है। क्या होती है? पिछली बचत जो होती है उससे खर्च करता है। ठीक है। इसको किससे दिखाया जा रहा है? तो सी बार से। इसको स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक ढाल बता रहा है। ढाल क्या है? एमपीसी है। एमपीसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। और एमपीसी को जो है 20 रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, रफकारी में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है कि ये जो ये इनकम लाइन है, ये देखिए आपका जो है, मान लीजिए कि इनकम फर्स्ट था और यहाँ पर जो है ये लाइन जो है आपको जो है इनकम बढ़ जाता है, Y2 में आ जाता है। कितना में आ जाता है? Y2 में आ जाता है। पहले इनकम का स्थिति क्या था? Y1 था। अब क्या हो रहा है? Y2 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है, चेंज इन इनकम हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन इनकम हो रहा है। तो साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर हम लोग बढ़ा करके देखें तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है? कंजप्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है क्या बता रहा है? कंजप्शन को बता रहा है। चेंज इन कंजप्शन को बताता है। ठीक है। पहले क्या कितना कंजप्शन कर रहा था? तो इस पॉइंट पर कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर कर रहा था। अब क्या है कि इनकम जैसे बढ़ जाता है तो कंजप्शन भी क्या करता है? वो बढ़ा देता है। ठीक है। तो कितना बढ़ता है? तो यहाँ जितना डिस्टेंस है, ये लाइन जो है वो वाई लाइन जो रहता है वो कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उपभोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ई किसको कर रहा है? आय को कर रहा है। जैसे Y1 से Y2 गया, इनकम बढ़ा, तो इसको हम चेंज इन इनकम बोलेंगे। और साथ ही क्या है कि ये जो है देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि इस बिंदु से यहाँ पर ट्रांसफर हो जा रहा है कंजप्शन। तो ये जो रेखा जो दिखा रहा है इसी को ढाल कहा जाता है, एमपीसी कहा जाता है। एमपीसी को मापने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा इनकम। इसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। इसे गृहस्थ उपभोग व्यय वक्र भी
कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह दिया हुआ जो रहता है ना, ये इस तरह डॉट डॉट नहीं खींचा हुआ रहता है, तो ये समझना होता है इकोनॉमिक्स को बच्चों को कि ये जो रेखा है ये आप नीचे बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है एमपीसी को। ये जो ढाल बताता है वो किसको बताता है, एमपीसी को बताता है। ये समझना होता है। ठीक है, तो एमपीसी क्या होता है बच्चों, कि जो कंजप्शन में चेंज होता है इनकम बदलने के बाद, इनकम चेंज होने के बाद जो है कितना कंजप्शन चेंज होता है, इसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। अब यहाँ ये बुक है इसलिए मैं ज्यादा जो है लिखना पसंद नहीं किया, इसलिए रफ में आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी इसको बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कहता है कि पहले तो हम लोग जान ले कि उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है। उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उस अनुसूची से है जो एक अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के स्तर को दर्शाता है। चलिए देखते हैं इसको ग्राफ में। बच्चों पहले हम लोग ये जान लें कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। औसत उपभोग प्रवृत्ति को समग्र आय से समग्र उपभोग व्यय की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजप्शन बाय इनकम। आप अपने इनकम का कितना भाग जो है कंजप्शन कर रहे हैं, इसके अनुपात को ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बोलता है कि यदि इनकम 50 करोड़ रुपया तथा कंजप्शन 10 करोड़ रुपया है, यानी इनकम जो है किसी कंट्री का कितना है, 50 करोड़ है ना, सालाना यानी वित्तीय वर्ष का जो इनकम है 50 करोड़ है, और उसका कंजप्शन कितना है, 10 करोड़ रुपया है। तो एपीसी इसका क्या होगा, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजप्शन बाय इनकम। कंजप्शन कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 करोड़ हो रहा है, और इनकम कितना है बच्चों, 50 करोड़ है। तो यहाँ 0 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 0.2 रहेगा तो समझ जाना है कि 20% अपने इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम कर रहा है, तो 20% कर रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, एपीसी कहा जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आय का 20% उपभोग पर क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। ठीक है, एपीसी को ग्राफीय रूप में चित्र 6.4 में दर्शाया गया। देखिए यहाँ 6.4 है, ये क्या है कि ये आपका इनकम लाइन है और ये क्या है, उपभोग लाइन है। और कभी भी उपभोग लाइन जो है होता है मूल बिंदु से नहीं बल्कि मूल बिंदु से ऊपर होता है। ठीक है, इनकम भले 0 लेकिन कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर है। अब इनकम उसका क्या है, इनकम मान लेते हैं ON है, यहाँ पर है उसका इनकम लेवल। तो जहां भी कंजप्शन रेखा को काटेगा उसको इसी से मिला देंगे। तो ये जो ON जो है, ON का पैरेलल है MB, और O यानी BN का पैरेलल है MO या OM कहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एपीसी इक्वल टू कंजप्शन प्लस इनकम। अब OM कंजप्शन है मेरा, OM क्या है, कंजप्शन है, क्योंकि ये जो रेखा जो है कंजप्शन को बताता है, ये रेखा जो है इनकम को बताता है। तो ON मेरा इनकम हो गया। अब ON के जगह पर हम MB लिख सकते हैं, यहाँ पर MB लिखा हुआ है। फिर क्या है कि OM के जगह पर जो है BN लिख सकते हैं, तो यही कारण है कि यहाँ BN लिखा हुआ है। तो BN आपका हो गया कंजप्शन, इसलिए यहाँ C दिखा रहा है, और BM जो है या MB जो है ये ON का पैरेलल है, और ON जो है इनकम रेखा, इसलिए यहाँ पर जो है Y को दिखा रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C/Y इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ये एपीसी कहलाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम लोग एपीसी की विशेषताएं जो देखते हैं क्या है, बोले कि बिंदु बी पर एपीसी जिसे C/Y अनुपात द्वारा मापा गया है। देखिए यहाँ बी बिंदु पर बात किया जा रहा है, यानी इस बिंदु पर बात किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कंजप्शन रेखा यानी उपभोग रेखा। तो उपभोग रेखा को इनकम और कंजप्शन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी बिंदु पर। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि बी बिंदु पर एपीसी आपका क्या होगा, C/Y के अनुपात द्वारा मापा गया है। अब इस ग्राफीय को इस तरह तो बता चुके हैं इसको, बोले कि आय शून्य स्तर पर बिंदु R एपीसी क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है
आपका जो है इनकम इस बिंदु पर जीरो होगा, और कंजप्शन क्या कर रहे हैं आप, ओ आर कर रहे हैं, तो ओ आर आपका कंजप्शन हो गया और इनकम आपका क्या है, जीरो। और जीरो से कभी भी भाग दी जाती है बच्चों तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है या परिभाषित नहीं होता, इसको इनफिनाइट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आय बढ़ने का कारण जो है एपीसी बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ा, मान लीजिए एन से इधर आएगा और तो कंजप्शन, ये रेखा इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहा है कि अगर आय बढ़ता है तो एपीसी लगातार क्या होगी, कंजप्शन भी बढ़ेगी लेकिन एपीसी क्या होगा, घटेगी। ठीक है, क्योंकि कंजप्शन जो है अगर बढ़ेगा तो हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं कि अगर इनकम बढ़ा, यहां पर समझिए कि अगर इनकम बढ़ा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ एपीसी की बात है, एपीसी लगातार क्या होगी, घटेगी। ठीक है, फिर कहता है कि एपीसी एक से अधिक हो सकता है, एपीसी जो है एक से अधिक हो सकता है, ऐसा तब होगा जब उपभोग आय से अधिक होगा। बताइए, आय से ज्यादा अगर उपभोग कर रहे हैं तो आपका जो है एपीसी अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। यहाँ समझिए बच्चों, एपीसी एक से अधिक क्यों हो सकती है, अगर इनकम आपका 50 करोड़ है और कंजप्शन आपका 60 करोड़ हो गया। देखिए, आपका इनकम है 50 से और आप खर्च कितना कर रहे हैं, 60 करोड़, तो आपका एपीसी क्या होगा, यहाँ बिठा दीजिए। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 60/50 करते हैं तो यहाँ ये जीरो जीरो कट जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो बच रहा है 1, 5 दूनी 10, यानी कितना बच रहा है आपका 1.2। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 1.2 का मतलब है एक से अधिक, तो इसलिए कहता है कि एपीसी जो है एक से अधिक हो सकता है, कब, जब इनकम से ज्यादा क्या होगा, कंजप्शन होगा। चलिए बच्चों, हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पढ़ते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझते हैं क्या है। बड़ा एक राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के कारण समग्र उपभोग पर खर्च में परिवर्तन की दर को ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बोला कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि समग्र उपभोग में भी परिवर्तन होता है, उसके दर को, दर कैसे निकाला जाता है, तो जब चेंज इन इनकम होता है तो चेंज इन कंजप्शन भी होगा, और चेंज इन कंजप्शन को चेंज इन इनकम से जब भाग दी जाती है उसी को बोला जाता है परिवर्तन की दर। क्या कहा जाता है उसको, परिवर्तन की दर कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर समझिए कि इनकम जो है, प्रारंभिक इनकम जो है इस पॉइंट पर होता है, तो कंजप्शन क्या होता है, डी पॉइंट पर होता है। लेकिन इनकम क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इधर जा रहा है, देखिए एरो बता रहा है ना कि इनकम क्या है, बढ़ रहा है, तो कंजप्शन किस पॉइंट पर होने लगता है, ई पॉइंट पर होने लगता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं चेंज इन कंजप्शन क्या होता है, ई एफ हो जाता है। इसी को ढाल के रूप में पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसको एमपीसी भी कहा जाता है, इस ढाल को क्या कहा जाता है, एमपीसी को, और एमपीसी को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब यहाँ पर जो है ई एफ जो है आपका चेंज इन कंजप्शन है, और ये जो इनकम यहाँ था इनिशियल पोजीशन में और अभी प्रेजेंट में यहाँ है करंट में, तो यहाँ से यहाँ आने का मतलब चेंज इन इनकम हो गया। अब इसी को क्या किया है इस फॉर्मूला में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम। अब इसको न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं, न्यूमेरिकल भी परीक्षा में पूछता है। यदि आय तथा उपभोग में मूल्य इस प्रकार है, देखिए प्रारंभिक इनकम कितना था, 50 करोड़ था, तो उस वक्त कंजप्शन कितना हो रहा था, 10 करोड़ हो रहा था। अब इनकम 50 से सीधा 100 हो जाता है। ठीक है, तो दिख रही है यहाँ कंजप्शन क्या हो रहा है, 30 करोड़ हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर कितना चेंज हुआ, 50 में से 100 अगर हम चेंज इन इनकम की बात करें तो चेंज इन इनकम 50 चेंज हुआ, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा। अब यहाँ 30 करोड़ हो रहा है, 30 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। अब 20 में से ये जीरो जीरो काट दीजिए, पंचों के 20, 0.4 आ रहा है, मतलब अपने इनकम का, यानी जो चेंज इन इनकम है उसका 40% जो है खर्च करता है। तो ये 40% क्या कहलाएगा आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कहा भी है, इसका अर्थ है कि आय के अतिरिक्त वृद्धि, तो आय के अतिरिक्त वृद्धि कितना हुआ था, 50 करोड़ हुआ था, वृद्धि का 40%, 50 करोड़ का 40%, है ना, इसी को ग्राफीय रूप में दिखा दिए। कहाँ, तो ये, ठीक है, इसी को जो है हम लोग क्या किए हैं, ग्राफीय रूप में दिखाएं। ठीक है,
अब बच्चों हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषता देख लेते। बोल रहे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन वाई यानी इनकम द्वारा मापा जाता है। ग्राफीय रूप में उपभोग वक्र की ढाल इसकी गणना का सूत्र है। जैसे ये ढाल जो बता रहे हैं, ये जो ढाल है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये जो है आपका ढाल है, इसी को एमपीसी कहा जाता है। ये कभी कभी डॉट डॉट रेखा नहीं दी हुई रहेगी, समझ रहे हैं ना, ये जो है नहीं दी हुई रहेगी, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, एमपीसी है। ये क्या है, एमपीसी, ठीक है। अब एमपीसी आगे तक समान एवं स्थिर रहती है। एमपीसी जो है अगर आगे इनकम बढ़ रहा है तो एमपीसी क्या होता है, स्थिर रहता है। एमपीसी का मूल्य 0 तथा 1 के बीच होता है। आपको बोल रहा है कि क्या होता है, 0 और 1 के बीच ही एमपीसी का रिजल्ट आएगा। जैसे अभी हमारा रिजल्ट कितना आया था, तो हमारा रिजल्ट आया 0.4। तो 0.4 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसलिए ये कहता है कि एमपीसी का मूल्य 0 तथा 1 के बीच रहता है, क्योंकि उपभोग में आय की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है। आय ज्यादा परिवर्तन होता है और कंजप्शन हम लोग कम करते हैं। एमपीसी का मूल्य 1 से अधिक नहीं हो सकता है। एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकम से ज्यादा कंजप्शन हो ही नहीं सकता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, एपीसी की तुलना में एमपीसी उच्च दर से गिरती है, यानी एमपीसी जब बहुत कम होते चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजप्शन एंड सेविंग, यानी सेविंग फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बचत फलन को हम लोग सेविंग फलन कहेंगे या फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ बचत फलन अथवा बचत की प्रवृत्ति आय तथा बचत के संबंध में, यानी क्या बोल रहा है, आय तथा बचत में संबंध को दर्शाता है कि आपका इनकम कितना हो रहा है और कितना आप कंजप्शन कर रहे हैं, और इनकम और कंजप्शन के अंतर को ही क्या कहा जाता है, सेविंग कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि बचत आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया जाता, यानी जो बच जाता है उसी को हम लोग सेविंग कहेंगे। अब यहाँ सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम है। क्या है, इनकम का ही एक पार्ट क्या होता है, सेविंग होता है, इसीलिए सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम बता रहा है, ठीक है। केन्ज यानी किन्स क्या कहता है कि अगर आय में वृद्धि होती है तो बचत में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। यही बात विलोमता भी लागू होती है कि आय तथा बचत के बीच का संबंध को ग्राफीय रूप में दिखा सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए बचत रेखा जो होता है ना, हमेशा जो है नीचे माइनस से शुरू होता है। बचत जो होता है वो माइनस से शुरू होता है, और कंजप्शन रेखा जो है यहाँ से शुरू होता है, ऊपर से, ठीक है। कंजप्शन कभी माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन बचत क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पर बचत को जो है माइनस बचत दिखा रहा है। ये जो रेखा होता है ना, नीचे मूल बिंदु से नीचे जब आएंगे तो ये माइनस रेखा बताता है, ये प्लस बताता है, ये भी प्लस बताता है, लेकिन ये जो नीचे आ रहा है ना, उसको माइनस में दिखाया जाता है। तो ये माइनस आपका सेविंग है। ये जो सी बार जो दिखा रहा है, ये माइनस सेविंग को दिखा रहा है। और इनकम अगर आपका 0 हो, इस पोजीशन पर हो, तो आपका सेविंग भी क्या होगा, ए बिंदु पर सेविंग क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। अब ये ढाल तो मैं बता चुका था कि इनकम अगर यहाँ पर आएगा, ये इनकम मान लो इस पॉइंट पर है, तो ये इनकम अगर अब बढ़ जाता है तो ये एमपीसी को बताता है, और एमपीसी को मैं पीछे बता चुका हूँ कि वो 20 रिप्रेजेंट करता है। चलिए जानते हैं इसको। चलिए बच्चों आपको रफ कार्य में लेकर आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आपका जो है इनकम इनिशियल पोजीशन में यहाँ था, प्रारंभिक समय, ठीक है। अब इनकम क्या हो जाता है, यहाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है चेंज इन इनकम बता रहा है, चेंज इन इनकम बता रहा है। और ये जो लाइन जो दिखा रहा है, ये जो लाइन दिखा रहा है वो क्या है, बचत का रेखा है। तो यहाँ पर आप डॉट डॉट से खींच दीजिए। यहाँ पर जो है अगर आप खींच दे रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं पहले बचत क्या होता था, इतना इनकम होता था, तो उस समय बचत इतना होता था। अब इनकम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है यहाँ से, यानी इनकम जो है y था, अब y1 आ रहा है। पहले बचत क्या होता था, मान लेते हैं s, अब क्या हो रहा है, s1 हो रहा है। तो यहाँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन सेविंग। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन, ये सेविंग है, चेंज इन सेविंग। तो यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर आपको दिखाना है कि क्या होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या होता है, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। यही चीज यहाँ बता रहा है कि इनिशियल इनकम आपका वाई है, उस समय आपका सेविंग एस हो रहा था। अब क्या है कि इनकम जो है वाई से वाई1 हो जाता है,
तो कहीं ना कहीं चेंज इन इनकम हो रहा है। उसके बाद इस लाइन को इस सेविंग लाइन से टच करिए, उसके बाद ऐसे खींच दीजिए। तो यहाँ आपका सेविंग क्या हो रहा है, एस से S1 हो जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, इस से S1, तो चेंज इन सेविंग बोलेंगे। तो चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के दर को क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। तो यहाँ देखिए चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, इसी को क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलेंगे, सीमांत उपभोग सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब यहाँ देखिए बच्चों, सेविंग फंक्शन में इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। कोई भी व्यक्ति हो चाहे देश हो, अपने इनकम का पहले क्या करता है, अपनी प्राथमिकताओं पर खर्च करता है, यानी कंजप्शन करता है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो सेव हो जाता है। तो सेविंग के ये कंजप्शन है, प्लस में इधर ले आएंगे कौन सी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू सेव। तो इसको पलट के लिख देंगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कंजप्शन फंक्शन बराबर क्या था, कंजप्शन फंक्शन एक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि कंजप्शन जो होता था स्वतंत्र उपभोग को दिखाते थे, ये आपका जो है एमपीसी है और ये इनकम है, इनकम के हिसाब से ही एमपीसी निकलता है, इसीलिए एमपीसी और इनकम जो है साथ साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो y को हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। तो यहाँ देखिए कॉमन निकाल दिए, y को क्या कर दिए, यहाँ पर कॉमन निकाल दिए, तो बच क्या गया, यहाँ 1 बच गया आपका, और ये बच गया b, और साथ ही क्या है माइनस c जो है, माइनस सी क्यों हम बोल रहे हैं, यहाँ माइनस सी बच गया, यानी बचत जो है आपका ग्राफ के हिसाब से यहाँ माइनस है। देखिए आपका इनकम शून्य है और बचत इधर दिखा रहा है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है वो माइनस को दिखाता है, तो इसे माइनस बचत में दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बचत आपका माइनस है, ये आपका बन गया सेविंग फंक्शन। क्या बन गया, सेविंग फंक्शन, इसको बोलते हैं बचत फलन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि बचत वक्र एसएस दर्शाता है कि, देखिए एसएस कौन रेखा है, तो ये है आपका एस और एस रेखा, ये है आपका बचत रेखा, ठीक है। ये क्या बताता है कि अगर कंजप्शन बड़ा है किससे, इनकम से, तो बचत का होगा, ऋणात्मक होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है कि अगर मान लिया जाए ये आपका कंजप्शन रेखा है, ये आपका कंजप्शन रेखा है, ठीक है। ये जो 50 है आपका कंजप्शन रेखा है, ये जो दिख रहा है सी कंजप्शन रेखा, और ये आपका इनकम रेखा है। बोला है कि इनकम से ज्यादा, अगर इनकम से ज्यादा कंजप्शन होगा, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इनकम आपका जो है 100 है, ठीक है, और कंजप्शन कितना हो रहा है, 110 हो जा रहा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकम आपका 100 है और कंजप्शन आप कितना कर जा रहे हैं, 110 कर रहे हैं, तो सेविंग आपका क्या होगा, -10 होगा। यही चीज जो है यहाँ बता रहा है कि इनकम अगर कंजप्शन यदि बड़ा होता है इनकम से, तो बचत क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और कहता है कि कंजप्शन इक्वल टू, अगर इनकम बचत बराबर हो तो बचत क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर देखिए कहता है कि अगर आप का इनकम जो है इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो बचत तो शून्य होगा। इनकम मान लिया जाए आपका जो है 100 हो गया, 100 करोड़, और कंजप्शन भी हो गया 100 करोड़, तो शून्य हो जाएगा, बचत तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि अगर कंजप्शन से बड़ा इनकम हो तो बचत सकारात्मक होगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इनकम आपका जो है यहाँ कितना है, 200 है, यहाँ 200 दिखा रहा है, तो ये लाइन आपको कहाँ दिखा रहा है, कंजप्शन में 170 में दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं 30 क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ जाता है 200 से 300 हो रहा है, तो इनकम देखिए यहाँ पर 300 हो गया, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 230 खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 70 क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। तो ये इसको बोला जाता है समता बिंदु, यानी इनकम और कंजप्शन आपस में जहां बराबर हो जाए, क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो बचत क्या होगा, इस पॉइंट पर बचत जो है आपका शून्य होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका बचत क्या होने वाला है, बी पॉइंट पर शून्य, इसी को बोला जाता है समता स्तर बिंदु। आपका कंजप्शन और इनकम अगर इक्वल हो तो उसको समता स्तर बिंदु कहा जाता है। बच्चों सबसे पहले तो ये जानना है कि एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिए पहले कि जो है वो ये जो ओ एक्स लाइन होता है ना, वो इनकम को दिखाता है, ओ वाई जो रेखा होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, और इनकम के पैरेलल इन्वेस्टमेंट होता है,
और इन्वेस्टमेंट से ऊपर क्या होता है आपका कंजप्शन रेखा होता है। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन का जोड़ को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है कभी भी यहाँ से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी मूल बिंदु से शुरुआत नहीं हो सकता है। अब एग्रीगेट सप्लाई में देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है, यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका आय रेखा है और ये जो है कंजप्शन और सेविंग रेखा है। सप्लाई रेखा जो होता है हमेशा जो है मूल बिंदु से शुरू होता है। एग्रीगेट डिमांड कभी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन मार्केट में सप्लाई शून्य हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है कि ये शून्य से शुरू हो रहा है, यानी मूल बिंदु से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंजप्शन का कर्व कैसा होता है, ये ऊपर से शुरू होता है, देख रहे हैं ना। कंजप्शन रेखा जो होता है मूल बिंदु से हमेशा ऊपर से शुरुआत होता है, ये कंजप्शन रेखा है। और यही चीज सेविंग रेखा देखिए तो ये क्या होता है कि मूल बिंदु से भी नीचे यानी माइनस से शुरुआत होता है। माइनस इसलिए कि अगर आपका इनकम जीरो हो तो बचत भी क्या होगा आपका जीरो होगा, और सेविंग क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। यहाँ अगर इनकम आपका शून्य है तो बचत तो ऋणात्मक होगा, इसीलिए जो है बचत रेखा जो है वो ऋणात्मक से शुरुआत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो है इनकम रेखा और ये है कंजप्शन को दिखाता है। एक्स एक्सिस क्या दिखाता है आय को, और वाई एक्सिस दिखाता है उपभोग को, ठीक है ना। ये जो 45 डिग्री पर जो है ना बच्चों एग्रीगेट सप्लाई है और ये जो है कंजप्शन है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम को दिखाता है। अगर इनकम और कंजप्शन देखिए एक बराबर कब होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई और कंजप्शन रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, अर्थात आय और कंजप्शन आपस में बराबर हो, तो उस स्थिति में बचत क्या होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है शून्य। अगर इनकम के बराबर ही अगर कंजप्शन हो या कंजप्शन जो है इनकम के बराबर हो तो आपका सेविंग तो जीरो होगा, ठीक है। और जहां सेविंग जीरो होगा या कंजप्शन और इनकम आपस में बराबर होगा उसी को कहा जाता है समता स्तर बिंदु। ये पूछ देता है कि समता स्तर बिंदु किस अवस्था में होगा, तो आपको ऑप्शन अगर एस बराबर जीरो दिया हुआ रहे यानी सेविंग इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ रहे या इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन दिया हुआ रहे, तो उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं समता स्तर बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि बचत रेखा जो है ऋणात्मक से शुरुआत हुई है और कंजप्शन रेखा जो है कहाँ से शुरुआत हुई है, तो ये मूल बिंदु से ऊपर से शुरुआत हुई है। और सप्लाई जो होता है वो शून्य से स्टार्ट होता है। ये भी देखना है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है 45 डिग्री में झुका हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है औसत बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो इस ग्राफ को देखिए। आपका जो इनकम क्या है ओ आर है, आपका इनकम जो है ओ आर है, और इस सेविंग रेखा को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है और इसको ऐसे खींच दीजिए, तो आपका ओपी हो गया बचत और आपका ओ आर हो गया इनकम। तो यहाँ देखिए इनकम हो गया आपका जो है ओपी जो हो गया आपका सेविंग हो गया और ओ आर जो हो गया आपका इनकम हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ कहता है कि यदि इनकम 50 करोड़ रुपए तथा उपभोग 10 करोड़ है, तो यहाँ सेविंग हमको निकालना पड़ेगा। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। तो यहाँ पर जो इनकम मेरा 50 है और कंजप्शन कितना हो जा रहा है 10 हो रहा है, तो मेरा सेविंग कितना हो रहा है 40 हो रहा है। क्या हो रहा है 40 हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग बाय इनकम होता है। सेव मेरा कितना हो रहा है 40 हो रहा है, 40 बिठाएंगे। इनकम कितना मेरा था 50, तो 50 बिठाएंगे। अब जीरो जीरो काट देंगे, 25 40, यानी 80% जो है अपने इनकम को हम क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप 80% बचत की जाती है ना। आय का कितना प्रतिशत आप बचत कर रहे हैं, तो 80%। ग्राफीय रूप में एपीएस को चित्र 6 पॉइंट में दिखाया थी, ये तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है। तो इस तरह जो है बड़ा कि एपीएस क्या है एस सेविंग बाय इनकम। ओपी देखिए यहाँ पर ओपी क्या है, ये है ओपी। फिर कह रहा है ओ आर, ये ओ आर आपका इनकम हो गया। ओपी के पैरेलल में होता है टीआर। क्या होता है ओपी के पैरेलल आपका टीआर है, तो ओपी की जगह पर टीआर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ओ आर के पैरेलल क्या है पीटी है, तो यहाँ पर हम पीटी लिख सकते हैं। तो एपीएस इज इक्वल टू टीआर बाय पीटी होगा, ठीक है। एपीएस के विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बोले कि एपीएस कभी भी एक अथवा एक से अधिक नहीं हो सकता है। सारा इनकम तो बचा नहीं सकते ना, आप अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च तो करना ही पड़ता है, और कंजप्शन करने के बाद जो है बचता है। अभी हम लोग यहाँ माइनस करके निकाले, देख रहे हैं ना। कंजप्शन
करने के बाद जो मेरा इनकम में बचता है उसी को हम सेव कहते हैं। तो बिना कंजप्शन किए हुए आप सेव कर नहीं सकते हैं। फिर एपीएस शून्य हो सकता है। एपीएस क्या यानी बराबर कहने का मतलब यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर एस का आपको बता रहा है, 0 बता रहा है ना, इसलिए यहाँ बोल रहा है कि एपीएस क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। एपीएस ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम अगर यहाँ है तो बचत तो यहाँ आ जाएगी, ये बिंदु पर आ जाएगी, तो ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। फिर आय में वृद्धि होने से एपीएस बढ़ता है। अगर मान लिया जाए इस पॉइंट से ओ आ रहा है तो इनकम बढ़ भी तो सकता है, इधर भी तो आ सकता है। जब बढ़ेगा तो मेरा सेविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब सेविंग बढ़ेगा तो एपीएस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। ये इसका जो था एपीएस का महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को एपीएस और एपीसी, फिर एमपीएस और एमपीसी के बीच रिलेशन बताएंगे और उससे न्यूमेरिकल भी कैसे आता है वो बताएंगे। ठीक है।